ये लोकसभा चुनाव की तैयारी का पुराना तरीका है? अधिक बौखलाहट है। कोई किसी भी कीमत पर अपने हाथ से बाजी जाने नहीं देना चाहता। रामनवमी के जुलूस का जोश हर बार से अधिक होना, उस पर पथराव स्वाभाविक था। क्या एसपी आवास के सामने जिस उग्रता से नारेबाजी हुई वो स्वाभाविक था? इस सरकारी मशीनरी है जिनके पास संवैधानिक ताकत है, जिनके पास कार्रवाई की ताकत है, जिनके पास अनुमति देने या अनुमति न देने की ताकत है, जिनके स्वाभाविक नहीं था। प्रशासन धर्म जात के हो सकते हैं लेकिन वे किसी न किसी एजेंडे के तहत एक हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए, राजनीतिक ड्रामा, एक्शन, डायलॉग, जुमलेबाजी, पाकिस्तान की एंट्री, जात और जो है सब कुछ होने वाला है इसका। ये किसकी व्याकुलता का नतीजा है? ये क्या शुरुआत है? क्या ये लोकसभा चुनाव की तैयारी का पुराना तरीका है? जिस पैटर्न पर बिहार के नालंदा, सासाराम और उसके बाद भागलपुर, गया और कुछ क्षेत्रों में हिंसक झड़पें हुई, ये इशारा कर रही हैं कि बहुत अधिक बौखलाहट है। कोई किसी भी कीमत पर अपने हाथ से बाजी जाने नहीं देना चाहता। बिहार के अलावा बंगाल और महाराष्ट्र में भी दंगे हुए हैं। बिहार और बंगाल ज़्यादा प्रभावित हुआ है। पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस बार रामनवमी के जुलूस का जोश हर बार से अधिक होना क्या केवल स्वाभाविक था? क्या जुलूस पर पथराव स्वाभाविक था? क्या मंदिर मस्जिद के सामने उग्रता दिखाना स्वाभाविक था? यहाँ तक कि मधुबनी में डीएम एसपी आवास के सामने जिस उग्रता से नारेबाजी हुई वो स्वाभाविक था। इसका सही जवाब तो वे देंगे जिनके पास खुफिया तंत्र है, जिनके पास सरकारी मशीनरी है, जिनके पास संवैधानिक ताकत है, जिनके पास कार्रवाई की ताकत है, जिनके पास अनुमति देने या अनुमति न देने की ताकत है, जिनके पास पुलिस बल है। लेकिन मेरा निजी अनुभव कहता है कि ये स्वाभाविक नहीं था। प्रशासन की चूक और दंगाइयों की प्लानिंग का नतीजा है। अब दंगाई किसी भी धर्म जात के हो सकते हैं लेकिन वे किसी न किसी एजेंडे के तहत एक हैं। हिंदू मुस्लिम करके किसी को लाभ हो रहा है या होगा? क्या ये उस राजनीति का जवाब है जिस पर पिछले कुछ महीनों से अगड़े पिछड़े की गोटी खेली जा रही थी? क्या किसी को इस बात से बहुत दिक्कत होने वाली है कि अगड़ा पिछड़ा की राजनीति ने उन्हें नुकसान होगा? और बिहार और बंगाल में यदि नुकसान अधिक हो गया तो बादशाहत का दबदबा कमजोर पड़ सकता है। अब बात गोल गोल न करके सीधे कहता हूँ। अब मतलब पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में एक पक्ष अगड़ा पिछड़ा को अपना चुनावी हथियार बनाकर उसे तेज करने के लिए रामचरितमानस, जातीय जनगणना, मनीष कश्यप, 10% का शासन नहीं चलेगा जैसे पत्थर पर हथियार को घिस रहा है। वहीं दूसरा पक्ष जो राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र, भ्रष्टाचार, परिवार, सबका साथ सबका विकास जैसे हथियार को समय समय पर तेज करता रहता है। खास तौर पर जो है चुनाव के करीब आने पर दोनों पक्ष अपने अपने एजेंडे में बहुत तीव्रता से काम कर रहे हैं। अब राजनीतिक आकलन और आंकड़ों की नज़र से देखें तो भाजपा अकेले तो नीतीश यानी जदयू और लालू यानी राजद को मात दे सकती है, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में सब देख चुके हैं। लेकिन ठीक अगले साल 2015 में जब नीतीश कुमार और राजद एक साथ थे तो उनकी जोड़ी ने जो है भाजपा की जड़ों को जो है हिला के रख दिया था। 2014 में भाजपा के पास रामविलास पासवान जैसे मजबूत दलित नेता थे लेकिन अब उसका जो है कुनबा बटा हुआ है। रामविलास पासवान खुद भी नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी भी भाजपा के लिए संदिग्ध चेहरा है। 2015 में रामविलास और उपेंद्र जैसे नेता का साथ मिलने के बाद भी लालू और नीतीश का जोड़ रहा था। इस बार नीतीश कुमार तेजस्वी को राजनीतिक विरासत सौंपने की बात पहले कह चुके हैं। भले भाजपा और जदयू के अंदर के जो सारे नेता हैं या कुछ नेता इस बात से खुश नहीं है। मोटी बात यह है कि भाजपा से बिहार का मतलब कि मोटी बात यह है कि भाजपा से लेकर बिहार का बच्चा तक यह जानता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार केंद्र में है, चाहे वह कमजोर ही क्यों ना हो लेकिन बीच में है। और बीच वाला बॉल हमेशा संदेहास्पद होता है। जिस तरफ पलड़ा भारी पड़ा, जिस तरफ वो लुढ़क के गया उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। आज भी बिहार में नीतीश का चेहरा राजनीतिक दिशा तय करने की क्षमता रखता है। नीतीश कुमार की यही खासियत भाजपा को खलती है, अंदर खाने राजद को भी खलता है, क्योंकि नीतीश कुमार बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल नेता है। मतलब कब क्या स्टैंड ले लें कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो है कि नीतीश कुमार ने तो खुलकर हिंदुत्व की विचारधारा को नकारा भी नहीं और कट्टरपंथी विचारधारा को स्वीकारा भी नहीं। उनकी इन्हीं लचीली नीतियों के कारण जो है मुस्लिम भी उन्हें स्वीकार करने से संकोच नहीं करता। भाजपा के साथ नीतीश के मुख्यमंत्री रहते मुस्लिम उतना चिंतित नहीं होते हैं जितना भाजपा के अकेले शासन में रहने पर। साथ ही अकेले राजद के शासन से भी लोगों को संदेह होता है।
पिछला इतिहास लोग देख चुके हैं, इसलिए नीतीश कुमार भाजपा और राजद दोनों के लिए अहम है। चाहे नवादा की रैली में अमित शाह भले कह रहे हो कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे अब बिल्कुल बंद हैं, ठीक है, आप जितना चाहे कह लीजिए, लेकिन भाजपा हर जुगाड़ कर रही है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले राजद से अलग हो जाएं। यदि 2-4 महीने में ऐसा नहीं हो पाया तो आप देख लीजिएगा कि अगड़े पिछड़े की राजनीति को मात देने के लिए धर्म की राजनीति चरम पर पहुंच जाएगी। अभी तो ये झलकियां हैं, पहला अटेम्प्ट तमिलनाडु प्रकरण था, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जिसमें मनीष कश्यप के नाम पर जो है चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया गया और असल खिलाड़ी चुपचाप से बैठ गए। अब सासाराम नालंदा में अप्रत्याशित हिंसा, इसमें नालंदा में एक की मृत्यु भी हुई है, इसके अलावा गया, नवगछिया, भागलपुर का जो इलाका है हिंसक झड़प हुई है। अमित शाह राज्यपाल से बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। सासाराम में अमित शाह की रैली रद्द हो गई। नवादा की रैली में जदयू और नीतीश कुमार की राजनीतिक जो है रिलाई कहिए या खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं अमित शाह कि आपको जो है कभी साथ नहीं लेंगे, दरवाजा बंद है, तमाम बातें जो अपनी पॉलिटिकल एजेंडे की बातें होती हैं। अब सीट बेल्ट जो है बांध के रख लेने की बारी है बिहार की जनता को। सीट बेल्ट बांध लीजिए, राजनीतिक ड्रामा, एक्शन, डायलॉग, जुमलेबाजी, पाकिस्तान की एंट्री, जात और जो है सब कुछ होने वाला है। इस दौरान आपको जातिवाद का जूस भी पिलाया जाएगा, राष्ट्रवाद का रोष भी परोसा जाएगा, धर्म के खतरे बताए जाएंगे, जाति का लाठी दिखाया जाएगा, फुल इंटरटेनमेंट होने वाला है। बस फिल्म शुरू होने से पहले जो नेक चेतावनी दी जाती है वैसे ही नेक चेतावनी समझकर फिल्म को फिल्म की तरह देखिएगा, उसे जो है समाज में व्यवहारिक रूप देने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो नेताजी लोग का जो सब कुछ बोला होता है, किया होता है, वो तो माफ हो जाता है, लेकिन आपको और हमको जो है ऐसा कीजिएगा तो तमिलनाडु तक तड़पा दिया जाएगा, समझे। पत्रकारिता की जय।